हेलो दोस्तों, आज गति का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखते हैं गति के पार्ट 2 में। आज हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, आज प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ते हैं पार्ट 2 में। देखिए, प्रक्षेप गति क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा है और पत्थर को फेंका और फिर धरती में आकर गिर गया, किसी भी एंगल से कोई पत्थर को फेंकता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति बोलेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और हिंदी में बोलेंगे प्रक्षेप गति कहेंगे। देखिए, प्रक्षेप गति क्या होती है। किसी भी पत्थर को किसी भी एंगल से, किसी भी पिंड को किसी भी एंगल से फेंकने पर फिर धरती पर वापस आ जाता है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप का जो पथ होता है वे ट्रेजेक्ट्री पथ में गति करते हैं। इसका जो पथ होते हैं, प्रक्षेप का जो पथ होगा वे ट्रेजेक्ट्री पथ होते हैं। देखिए, इसका जो पथ है, पत्थर को जैसे लड़का जो है किसी भी पिंड को यदि ऊपर फेंकता है, ये एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद फिर आप धरती में आ जाते हैं। इस पथ को क्या बोलेंगे? इस पथ को बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री पथ बोलते हैं दोस्तों। लेकिन यदि इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यदि इस पथ को, प्रक्षेप को ग्राफ बनाते हैं तो इसे कहते हैं पलवले पथ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? पलवले पथ। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। यदि किसी भी पिंड को ऊपर फेंकते हैं, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद फिर आप धरती में आती है, तो इस पथ को हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री पथ बोलेंगे। और यदि इसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इसे पलवले पथ बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन एग्जाम से पक्का आता है। देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब पत्थर को ऊपर फेंका, धरती पर वापस आया, तो ये एक तरह सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जाने के बाद फिर आपस में एक्स एक्सिस पर आकर गिर रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है वाई एक्सिस है और यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस है। अब गौर कीजिए, यदि पत्थर को लोग फेंकते हैं तो वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल बोलेंगे और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। पत्थर को ऊपर फेंका, वाई एक्सिस गया, फिर जाके फिर एक्स एक्सिस में गिर गया। यानी ये दो निर्देशांक है। दो निर्देशांक जब रहेगा, यानी दो एक्सिस रहेगा, तो इसे बोलेंगे द्विविमीय गति बोलेंगे। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इस गति को हम लोग प्रक्षेप गति भी कह सकते हैं और प्रक्षेप गति कहने के बाद इसे हम लोग द्विविमीय गति भी कहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी याद रखिएगा। यदि एग्जाम्स में पूछ दे कि प्रक्षेप गति एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये प्रक्षेप गति जो है द्विविमीय गति होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस में पत्थर फेंकने के बाद फिर आपस एक्स एक्सिस में आकर गिर जा रहा है। यानी वाई एक्सिस में पत्थर तय किया, फिर उसके बाद आकर आपस एक्स एक्सिस पर आकर गिर गया, इसलिए इसे द्विविमीय गति बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रक्षेप गति और द्विविमीय गति एक ही होता है। इसके बाद देखिए, जब पत्थर को ऊपर फेंका मैंने, एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है तो उसमें एक वेलोसिटी होते हैं, शून्य होता है। वेलोसिटी क्या होगा? शून्य होंगे, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर किसी का भी वेलोसिटी शून्य होता है। कैसे? समझिए, यदि यहाँ पत्थर को लड़का फेंक रहा है, लड़का जो है पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, तो जब लड़का पत्थर को ऊपर फेंकता है तो इसका जो वेलोसिटी होते हैं, इसका जो वेलोसिटी होंगे, प्रारंभिक वेलोसिटी होंगी, सबसे ज़्यादा होगा। यदि किसी पत्थर को लड़का फेंकता है तो फेंकने के समय इसका जो वेलोसिटी होते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे पत्थर को फेंका तो
तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो गया। फिर पत्थर जो है जैसे महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, इसका वेलोसिटी घटते जाएगा। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी घटते जाएगा या कम हो जाएगा। यहाँ पर वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, वेग घट रहा है। और एक ऐसा समय आएगा महत्तम ऊंचाई में, एक ऐसा समय आएगा उसका वेग शून्य हो जाएंगे, और वेग शून्य हो जाने के बाद पत्थर जो है गिर जाता है। यदि पत्थर आपस धरती में गिरता है, यदि वेग शून्य नहीं होगा तो ये और ऊंचाई में जाएगा। जहां उसका वेग शून्य होगा वहां पत्थर आपस आकर धरती पर गिरेगा, यानी वेग घट रहा है। वेग घटने के कारण एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर u के मान शून्य हो गया। u के मान शून्य होने के कारण पत्थर जो है आपस धरती में गिर गया। यदि वेग शून्य नहीं होता तो ये पत्थर जो है और ऊंचाई तय करता। अब इसलिए इसका वेग शून्य हुआ, तब पत्थर आपस धरती में गिर रहा है। लेकिन इसका वेग जो है शून्य होने के बाद, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद पत्थर का वेग सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? जब पत्थर गिर रहा है तो इसका वेग जो है बढ़ता है। वेग क्या है? बढ़ता है। और जब पत्थर धरती में टकराने से पहले पत्थर का वेग बहुत चरम में होता है, बहुत ज्यादा होता है। पत्थर का वेग जो है टकराने से पहले पत्थर का वेग जो है सबसे ज्यादा होता है। इसे भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जब पत्थर जो है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद पत्थर का वेग इंक्रीज होता है, पत्थर का जो वेलोसिटी होते हैं वे बढ़ते रहते हैं। पत्थर धरती में टकराने से पहले तो उसका वेग बहुत चरम में होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत तगड़ा है, इसे याद रखिएगा। वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, महत्तम ऊंचाई पर जो वेलोसिटी शून्य होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी होते हैं वे मिलेगा। वेलोसिटी जो है मिलेगा, ये u cos थीटा होंगे, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी वेलोसिटी मिलेगा, ये होंगे u y इक्वल टू u sin थीटा होंगे। इससे याद रखिएगा। लेकिन महत्तम ऊंचाई पर वेलोसिटी का मान शून्य होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। इसे याद रखिएगा। इसका पथ क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होते हैं। यदि पथ को, यदि प्रक्षेप गति को यदि ग्राफ में हम लोग बनाते हैं तो इस पथ को बोलेंगे परवलय पथ बोलेंगे। इसी दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रक्षेप क्वेश्चन में एग्जाम में आता है दोस्तों। लेकिन इसे याद रखिएगा, यदि पत्थर को यदि 45 डिग्री से फेंकते हैं, 45 डिग्री से पत्थर को फेंकेंगे तो एक महत्तम पारस की प्राप्ति होती है, एक अधिकतम पारस की प्राप्ति होती है। पारस क्या होता है? इस पॉइंट ए, यदि पॉइंट ए से पत्थर को फेंकते हैं तो पॉइंट बी पर पत्थर आकर गिरता है, इसी को बोलते हैं पारस बोलेंगे, यानी रेंज बोलेंगे। क्या कहेंगे? रेंज, यानी पारस बोलेंगे। अब पारस क्या होता है? मैंने बताया कि किसी पत्थर को एक पॉइंट से फेंकते हैं तो पत्थर जो है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद फिर ये पॉइंट बी पर आकर गिर जाती है। इसकी दूरी को रेंज कहते हैं। यदि आपको अधिकतम प्राप्त करना है तो पत्थर को 45 डिग्री एंगल से फेंकना पड़ेगा, तो इसमें महत्तम पारस की प्राप्ति होती है। इसे भी याद रखिएगा। यदि आपको महत्तम ऊंचाई प्राप्त करना है, मतलब पत्थर को ज्यादा ऊंचाई तक जाए, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करना है, तो इसे आपको 90 डिग्री के एंगल से फेंकना पड़ेगा। यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई की प्राप्त होगी, यानी महत्तम ऊंचाई की प्राप्त होगी। इसे भी आपको याद रखना है, एग्जाम से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आई होप मैंने प्रक्षेप के बारे में फुल डिटेल से मैंने आपको बता चुका हूँ। इसे भी याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पत्थर को फेंकने के बाद एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद फिर आपस धरती में आकर गिर जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रक्षेप बोलेंगे। और देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यानी महत्तम ऊंचाई क्या है इसे मान लेते हैं। इस पॉइंट को महत्तम ऊंचाई है। पत्थर को महत्तम ऊंचाई से पहुंचना फिर आपस धरती में गिरना, इसे बोलते हैं उड्डयन काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उड्डयन काल बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए,
टाइम फ्लाइट को हम लोग 30 से करते हैं इंडिकेट। पत्थर को ऊपर फेंके फिर आपस धरती पे गिरा, इसी को बोलते हैं उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसे 30 से करते हैं इंडिकेट। इसका जो फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा बटे में जी होते हैं दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बन सकता है। थीटा क्या है, पत्थर को किस एंगल से आपने फेंका वो थीटा का वैल्यू है। और यू क्या है, एक प्रारंभिक वेलोसिटी है, पत्थर को कितना स्पीड से आपने फेंका इसका यू प्रारंभिक वेलोसिटी है। जी क्या है, ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों, यदि प्रक्षेप का ऊंचाई निकालने कहा जाए, ये क्या ऊंचाई है, यदि ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पत्थर को यदि 90 डिग्री एंगल से, पत्थर को 90 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। देखिए, यदि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यदि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा तो यू स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, यू स्क्वायर बटे में 2g से क्या होगा, एक महत्तम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट होंगे। यदि आपको रेंज निकालने कहा जाए, रेंज यानी पत्थर को यदि ए पॉइंट से फेंकते हैं और बी पॉइंट में गिरता है, इसको हम रेंज बोलते हैं। यदि रेंज निकालने कहा जाए यानी पारस निकालने कहा जाए, हिंदी में क्या बोलेंगे, पारस निकालने कहा जाए, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज निकालने कहा जाए, मैक्सिमम रेंज, देखिए यदि मैक्सिमम रेंज को बोलते हैं आर एम एक्स बोलेंगे। देखिए मैक्सिमम रेंज किससे मिलेगा, यदि पत्थर को 45 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो उस केस में मैक्सिमम रेंज मिलता है। ठीक है, तो साइन देखिए साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन का लिखा हुआ है 2 थीटा, साइन इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 45, यानी साइन 90 डिग्री, 45 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा, यानी यू स्क्वायर जी होंगे। मैक्सिमम रेंज का तो क्या होगा, यू स्क्वायर बटे जी होंगे, और मैक्सिमम हाइट बराबर होगा यू स्क्वायर बटे 2g होगा। यदि आपको रिलेशन निकालना है, देखिए एग्जाम से पूछता है, यदि आपको मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन संबंध निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए यदि मैक्सिमम हाइट इक्वल टू, देखिए क्या है, यू स्क्वायर बटे जी है, निकाल के यदि मैक्सिमम रेंज लिख दीजिए यहाँ पर तो क्या होगा, मैक्सिमम रेंज बटे में 2। देखिए दोस्तों, ये आपका बन गया है, संबंध बन गया है। एग्जाम्स में यदि आपको रेंज दिया रहे, मैक्सिमम हाइट ना दिया रहे, तो मैक्सिमम रेंज को यदि 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो मैक्सिमम हाइट मुझे मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम रेंज बटे 2 होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से में आते हैं दोस्तों। यदि दो पिंड को, दो प्रक्षेप को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें समान पारस की प्राप्ति होती है। जैसे मानिए कि एक क्या धरती है और यहाँ से एक प्रक्षेप को फेंक रहे हैं, यानी पत्थर को फेंक रहे हैं, इस पॉइंट में गिर रहा है, ए पॉइंट में फेंका तो बी पॉइंट में गिरा, ये क्या है, एक्स एक्सिस से, ये क्या है, वाई एक्सिस है। यदि फिर पत्थर को मैंने फेंका तो पत्थर फेंकने के बाद फिर इसी पॉइंट में आकर गिर गया, यानी पॉइंट ए से मैंने 2 पत्थर फेंका, एक थीटा एंगल से, एक 90 माइनस थीटा एंगल से मैंने पत्थर को फेंका। एंगल को थीटा एंगल से मैंने फेंका और 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकते हैं तो एक ही पॉइंट में गिरेगा, यानी सेम पारस की प्राप्ति होगी, सेम पारस की प्राप्ति होगी। लेकिन जो हाइट है वे अलग अलग होंगे। हाइट एक h1 होगा, एक h2 होगा, हाइट h1 होंगे, एक हाइट h2 होंगे। तो पारस निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालिएगा, पारस निकालने के का फॉर्मूला होता है 4√अंडर h1 गुने h2 का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा, यदि 2 प्रक्षेप को फेंकते हैं तो समान पारस की प्राप्ति होती है। क्या बोलिएगा, समान
पारस की प्राप्ति होती है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग वेग में आते हैं, वेग, चाल, विस्थापन में आते हैं दोस्तों। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं दूरी में आते हैं। दूरी क्या होती है? दूरी, यदि कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यदि चलता है, अपन स्थान को करता है परिवर्तन, उसके लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। और दूरी जो है इसे दूरी बोलेंगे, और दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। इसे डी से करते हैं इंडिकेट। देखिए दोस्तों, दूरी क्या है? एक दूरी जो एक अदिश राशि होते हैं। दूरी एक कैसा राशि है? अदिश। दूरी जो है एक अदिश राशि होते हैं। अदिश का मतलब होता है इसमें दिशा नहीं होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। मैंने आपको सदिश और अदिश राशि के वीडियो में मैंने बताया था कि दूरी जो है इसमें दिशा नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। इसमें जो होते हैं केवल परिमाण होते हैं, परिमाण, लेकिन इसमें दिशा नहीं होते हैं। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से, इसमें दिशा नहीं होते हैं। इसमें जो है दिशा नहीं होते हैं, केवल परिमाण होते हैं दूरी का। है कि 5 किलोमीटर यदि आप चलते हैं तो 5 क्या है? एक परिमाण है। 5 किलोमीटर क्या है? परिमाण है, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं होता, दूरी का कोई दिशा नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूरी हो गया। दूरी का जो मात्रक क्या होता है? दूरी का जो मात्रक होते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग विस्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्थापन क्या होती है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? देखिए दूरी क्या होता है? दूरी जो एक पॉइंट से, यदि कोई व्यक्ति जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर सफर किया, एक पॉइंट से बी पॉइंट की ओर सफर करता है, तय करता है, इसी को बोलते हैं ए से बी तक की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन क्या होती है? देखिए यदि एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर तय किया, इसे दूरी बोलेंगे। लेकिन ए और बी के बीच में यदि कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हो, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हो, उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में यदि कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हो, शॉर्टेज डिस्टेंस हो, उसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी न्यूनतम दूरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बोलेंगे, न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी विस्थापन बोलेंगे। इस याद रखिएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को ही कहते हैं। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति इस पॉइंट से सफर करने के बाद इसी पॉइंट में वापस आ जाता है, यदि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से सफर करने के बाद फिर उसी पॉइंट में आकर ए पॉइंट में आ जाता है, उस केस में जो विस्थापन होगा शून्य होगा। उस केस में जो विस्थापन होगा क्या होगा? शून्य होगा, यानी विस्थापन का मान जो होते हैं 0 होंगे। ठीक है, फिर देखिए यदि कोई व्यक्ति चलने के बाद फिर उसी पॉइंट में मुड़ेगा दोस्तों, तो विस्थापन शून्य होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम से में इससे क्वेश्चन देता है कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलने के बाद बी उसी पॉइंट में वापस आ जाता है, उस केस में जो विस्थापन होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, शून्य होता है। क्यों दोस्तों शून्य हुआ? क्योंकि इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं। देखिए यदि कोई व्यक्ति ए पॉइंट चल के फिर बी पॉइंट में आता है, तो
तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन जिस पॉइंट से व्यक्ति चला और उसी पॉइंट में आपस में मुड़ गया, तो उस केस में तो इसके पास विस्थापन तो है ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है ही नहीं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, विस्थापन तो जीरो तो होगा ही, तो इसलिए विस्थापन इसमें शून्य हो गया। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूरी और विस्थापन के बीच में हम लोग डिफरेंस को समझते हैं, जो हर एग्जाम्स के दोस्तों इंपॉर्टेंस है। इस सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, दूरी और विस्थापन, देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन क्या होती है। दूरी जो है हमेशा, दूरी क्या है, हम एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि होता है। लेकिन विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि होते हैं। क्योंकि विस्थापन में दिशा भी होता है और परिमाण भी होते हैं, दिशा भी होते हैं और परिमाण भी होते हैं। दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, दूरी नेगेटिव नहीं होता, दूरी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन विस्थापन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। दूरी जो है, विस्थापन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य यानी जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा और दूरी कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, दूरी जो है हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, दूरी जो है हमेशा बड़ा होंगे विस्थापन से या बराबर होंगे। दूरी जो है हमेशा बड़ा होंगी विस्थापन से या दूरी बराबर होंगे विस्थापन से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन से होता है, यानी विस्थापन, दूरी बड़ा होता है विस्थापन से या दूरी बराबर होंगे विस्थापन से, लेकिन दूरी कभी भी छोटा नहीं होगा विस्थापन से, विस्थापन से दूरी कभी भी कम नहीं होगा। इसे भी आप याद रखिएगा। दूरी, देखिए दूरी का जो मान जो है विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होता, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, आपने समझा मैंने क्या बताया आपको। इस बाद हम लोग देखते हैं चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक्स में। देखिए दोस्तों, चाल क्या होती है और वेग क्या होती है। चाल को स्पीड बोलेंगे, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग हैं, ऐसा स्टूडेंट हैं जिसे चाल और वेग के बारे में उसे डिफरेंस पता नहीं है, चाल वेग को दोनों एक ही बोल लेते हैं। लेकिन देखिए चाल और वेग में क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए चाल क्या होती है और यहाँ पर वेग क्या होता है। देखिए चाल के कहते हैं दूरी, दूरी पर टाइम, यानी किसी भी व्यक्ति प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, कोई व्यक्ति जो है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। यानी आसान भाषा में समझिए, यदि कोई व्यक्ति एक सेकंड में, कोई व्यक्ति जो है एक सेकंड में जितना दूरी तय करता है उससे क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होते हैं, दूरी बटे समय होंगे, यानी दूरी बाई समय होंगे। ठीक है, लेकिन वेग क्या होती है, वेग को कहते हैं दोस्तों विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग। वेग को ही अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। इसको कहेंगे विस्थापन की दर, दर मतलब होता समय होता है। ठीक है, वेग को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे और चाल को बोलेंगे स्पीड। ठीक है, आपको समझ में आया। चाल जो है क्या है, चाल एक अदिश राशि होते हैं। ये चाल जो है एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होते हैं।
अदिश होने का तात्पर्य ये है क्योंकि चाल के पास कोई दिशा नहीं होती, चाल के पास कोई दिशा नहीं होती। यदि दिशा नहीं होगा तो ये चाल कभी नहीं बदलता है, चाल कभी नहीं बदलेगा, किसी भी दिशा में चाल नहीं बदलेगा। मतलब यानी चाल में क्या होती है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होता है लेकिन इसका परिमाण होते हैं। लेकिन वेग जो है, वेग में क्या होता है, वेग एक जो है सदिश राशि है। वेग क्या है, ये सदिश राशि है। इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों पाया जाता है, दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसे भी अब याद रखिएगा। अब मैं देखिए चाल क्या है, दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। और विस्थापन के दल को हम लोग दोस्तों वेग बोलते हैं। ठीक है, देखिए चाल जो होता है वेग से हमेशा बड़ा होता है। चाल क्या होगा, वेग से हमेशा बड़ा होता है। देखिए चाल जो है हमेशा वेग से बड़ा होंगे, इसे भी याद रखिएगा। चाल जो है हमेशा बड़ा होता है वेग से। ठीक है, चाल जो है हमेशा वेग से बड़ा होंगे। चाल को वेग कब बोलेंगे, वेग को चाल कब बोलेंगे। वेग एक सदिश राशि होने के कारण वेग को एक दिशा की दरकार पड़ता है, लेकिन चाल जो है एक अदिश राशि होने के कारण उसे दिशा की दरकार नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति सरल रेखा गमन करता है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, उस केस में हम लोग चाल को वेग भी बोल सकते हैं, चाल को वेग कह सकते हैं। स्ट्रेट रेखा में चाल बोलिए या वेग बोलिए, दोनों बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें पड़ेगा। और सरल रेखा में गमन करता तो सरल रेखा में, क्योंकि वेग को हमेशा दिशा चाहिए। ठीक है, वेग को क्या चाहिए, दिशा। वेग को एक दिशा चाहिए, यानी दिशा है स्ट्रेट लाइन, और चाल को दिशा नहीं चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन में चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होते हैं, और वेग का भी मात्रक होते हैं मीटर पर सेकेंड होते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा दोस्तों, ये भी एग्जाम तो पूछता है। देखिए डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, विमीय सूत्र यानी अंग्रेजी में बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, और वेग का भी मीटर पर सेकेंड, दोनों का एक ही है, दोनों का विमीय एक ही होगा। देखिए मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे दोस्तों, एल लिखेंगे। ठीक है, यदि मास रहता तो उसको लिखते, मास रहता दोस्तों तो उसको लिखते केजी लिखते। ठीक है, और समय को हम लोग टी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हम लोग ऐसे भी दोस्तों ले सकते हैं, मीटर सेकेंड -1। ठीक है, तो मीटर का वैल्यू क्या है, मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होते हैं। ठीक है, और सेकेंड का विमीय सूत्र दोस्तों टी होता है, यानी LT-1। LT-1 दोनों का होगा, चाल और वेग का दोनों का विमीय सूत्र LT-1 होगा। लेकिन दोस्तों डायमेंशन में विमीय सूत्र में m का भी दरकार पड़ती है। तो यहाँ पर इसे आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L1 T-1। क्यों दोस्तों मैंने m0 इसलिए लिखा, क्योंकि m0 का जो वैल्यू होता है, के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी m0 L1 T-1 इसका फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आई होप आपको चाल और दूरी के बारे में समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, न्यूमेरिकल्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आपको उठा कर दे देगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण मतलब एसिलेशन क्या होती है। देखिए ऐसे यदि कहा जाए तो त्वरण कुछ नहीं होता, वेग में यदि होता है परिवर्तन तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। देखिए सीखेंगे हम लोग आज त्वरण के बारे में। त्वरण को बोलते हैं एसिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिलेशंस बोलेंगे। देखिए दोस्तों,
वेग में जो परिवर्तन होने का दर होता है उसी को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। जैसे त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होते हैं, यानी v क्या है, एक फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, बाई टी और v को बोलते हैं अंतिम वेलोसिटी, u को बोलेंगे प्रारंभिक वेलोसिटी बटे में t। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है किसी भी सरल रेखा में या किसी भी सड़क पर व्यक्ति जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, साइकिल ड्राइव कर रहा है दोस्तों। तो इसमें आप देखते होंगे कि कभी स्पीड ज़्यादा होता है, कभी स्पीड कम होता है। इसमें स्पीड क्या, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। इसी को डिफरेंस को बोलते हैं, एसिलेशंस बोलते हैं, वेग का हो रहा है परिवर्तन। मान लीजिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जो पर्सन है, यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आगे बढ़ा तो इसका स्पीड ज़्यादा हो गया, ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी इसका स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, फिर स्पीड बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर आगे पहुंचा, फिर इसका स्पीड जो है बढ़ गया। यानी स्पीड बढ़ जाना यानी स्पीड को बढ़ना, इसका स्पीड जो है मान लीजिए 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी स्पीड क्या हो रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है। फिर स्पीड क्या है, मान लीजिए इसके बाद 14 मीटर पर सेकेंड के बाद इसका स्पीड घट गया, स्पीड जो है घट गया, यानी गाड़ी को रोका, यानी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए दोस्तों, स्पीड क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है। यानी स्पीड के इस पॉइंट, स्पीड को बढ़ना यानी वेग में जो हो रहा है परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन से हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण बोलते हैं, यानी एसेलेरेशन बोलेंगे। स्पीड में जो अंतर, स्पीड में जो बढ़ना, स्पीड कितना बढ़ा, स्पीड में जो अंतर होता है उसी को हम लोग त्वरण बोलेंगे। और जहां पर स्पीड का त्वरण पॉजिटिव होगा, त्वरण जहां पॉजिटिव होगा, यानी दोस्तों त्वरण का मान पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब इसका जो है अंतिम वेग, अंतिम वेलोसिटी के मान ज़्यादा हो। अंतिम वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल भी के मान और प्रारंभिक वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, यानी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो त्वरण का मान जो है पॉजिटिव हो जाता है। और जब त्वरण का मान पॉजिटिव हो जाए, यानी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो जाए, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो प्रारंभिक वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस केस में बोलेंगे कि ये त्वरित गति कर रहा है। क्या कर रहा है, ये त्वरित गति कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंस है, ये क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। ठीक है, यदि त्वरण का मान यदि नेगेटिव हो जाए, त्वरण का मान नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने का तात्पर्य यह है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका मान ज़्यादा हो गया फाइनल वेलोसिटी से, यानी जो है फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल भी बोलेंगे, ये लेस देन होगा इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, प्रारंभिक वेलोसिटी से। इस केस में जो है त्वरण का मान नेगेटिव होगा। जब दोस्तों फाइनल वेलोसिटी का मान यदि कम हो जाए तो इसे बोलेंगे मन गति से गाड़ी चल रही है। क्या बोलेंगे, मन गति से गाड़ी चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंस है हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मन गति से गाड़ी चल रही है। यदि दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाए, क्या वेलोसिटी बराबर हो जाए, यानी यदि हम लोग गाड़ी में चलते हैं तो कहते हैं कि एक चाल से चल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि स्पीड जो है, यदि आप 40 किलोमीटर पर घंटा के आवर्स चलते हैं तो लगातार चलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं एक समान वेग से गति कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी दोनों बराबर
है, इसलिए इसे आप कह रहे हैं कि एक समान वेग से चल रहे हैं। यानी यदि हम लोग यदि v का मान बराबर हो जाए u का, इसी को यदि बराबर हो जाए, उस केस में बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का मान शून्य हो जाएगा। त्वरण का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण का मान शून्य हो जाएंगे। और त्वरण का मान शून्य होने का तात्पर्य है कि हम लोग एक समान वेग से गति कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के मान बराबर है। इसे बोलेंगे एक समान वेग से गति कर रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम से में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसे याद रखिएगा। यदि कोई एग्जाम से क्वेश्चन दे दे तो आप छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कहा एग्जाम से क्वेश्चन देगा कि यदि कोई पर्सन जो है समान, इसका जो स्पीड जो है बराबर स्पीड से चल रहा है, तो ये कौन सा गति होगा? बोलिएगा एक समान वेग से गति होगा। यदि एग्जाम से क्वेश्चन दे दे कि प्रारंभिक वेलोसिटी का मान ज़्यादा है और अंतिम वेलोसिटी से, तो कौन सा गति होगा? तो मन गति होगा। यदि एग्जाम से क्वेश्चन दे दे कि यदि जो फाइनल वेलोसिटी का मान ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो कौन सा गति होगा? तो आप बोलिएगा कि ये त्वरित गति होगा। क्या होगा? त्वरित गति होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं त्वरण का मान क्या है। त्वरण एक सदिश राशि होते हैं। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। त्वरण जो है एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें एक दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं। त्वरण में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।